मैंने पूरी तरह अपनी जी जान लगा दी थी और आखिरकार उस हॉस्पिटल की टॉप सर्जन को अपनी वाइफ बना ही लिया। लेकिन 5 साल की शादी के बाद भी हमारे बीच कोई इंटीमेट रिलेशन नहीं था। इसका कारण था उसका सिवियर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसकी वजह से उसे किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने एक बार उसके लिप्स पर सिर्फ एक लाइट किस किया था तो उसने बहुत ही एक्सेसिव रिएक्शन दिया और शॉक में बाथरूम की तरफ भाग गई। हालांकि इसे एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स बताया गया, फिर भी मेरा हार्ट बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ था। इसके बाद जब उसे इंग्लैंड में काम के लिए असाइन किया गया तो हमारे बीच 1 साल का सेपरेशन शुरू हो गया। हमारी 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी पास आ रही थी, इसलिए मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए इंग्लैंड ट्रैवल करने का डिसीजन लिया। लेकिन आइडेनबो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सामने मैंने उसे देखा, एक ऐसी औरत जिसे फिजिकल कॉन्टैक्ट से नफरत थी। वो नीचे झुककर एक मैन के पूरी तरह गीले शूज और सॉक्स उतार रही थी। वो अभी भी किसी चाइल्ड की तरह क्यों एक्ट कर रही है? उसे खुद का केयर करना बिल्कुल नहीं आता। उस तेज रेन में मैं रोजेस का बुके पकड़े पूरी तरह भीगा हुआ वहीं जमीन पर जम गया। दूर खड़ा एक मैन जिसने एक बहुत ही शानदार सूट पहन रखा था, अपना हेड थोड़ा झुकाकर लियू रशवान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और बहुत ही चीयरफुली बातें कर रहा था। ये एक ऐसा जेंटल एक्सप्रेशन था जो मैंने उसके फेस पे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसमें ऐसी टेंडरनेस कभी नहीं देखी थी। जब वह मैन कुछ बोलता तो वह अपने लिप्स भींचकर धीरे से मुस्कुरा देती और उसकी गेज सामने वाले पर्सन पर ही फिक्स रहती काफी टाइम तक। तभी लियू रशवान ने मुझे उस रेन में खड़े देखा। उसके फेस की स्माइल थोड़ी गायब हो गई। उसने ऊपर देखा और उस मैन से धीरे से कुछ विस्पर किया, फिर सीधे मेरी तरफ बढ़कर आई। तुम यहाँ क्यों हो? उसके टोन में एक डिस्प्लेजर साफ दिख रहा था, जैसे वो डिस्टर्ब होने से परेशान थी। मैंने अपने हाथ का रोजेस का बुके आगे बढ़ाया। मेरी स्माइल थोड़ी फोर्सड लग रही थी। लियू रशवान, 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। इससे पहले कि वो फ्लावर्स लेने के लिए हाथ आगे बढ़ती, दूर से उस मैन की वॉइस आई, रशवान क्लास शुरू होने वाली है। ये सुनकर उसने मुझसे कालमली कहा, पहले मेरे साथ अंदर चलो। मैं एक मोमेंट के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर लियू रशवान के पीछे पीछे उस अनफेमिलियर मैन के पास पहुंचा। वो बहुत ही नेचुरली लियू रशवान के साइड में आकर चलने लगा। वे दोनों मेरे आगे साइड बाय साइड चल रहे थे और बीच बीच में एक दूसरे से कुछ विस्पर कर रहे थे। उससे मुझे पता चला कि उसका नाम शाओ चुआन था और लियू रशवान के साथ उसका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप था। कई बार मैंने लियू रशवान से प्राइवेटली बात करने की कोशिश की, लेकिन शाओ चुआन ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मुझे बीच में ही इंटरप्ट कर दिया। आखिरकार जब हम मीटिंग रूम के डोर पर पहुंचे तो शाओ चुआन ने मेरी तरफ देखा और अचानक स्पेनिश में बात की, क्या ये इस कंट्री से तुम्हारा हस्बैंड है? ये तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल नहीं लगता? लियू रशवान ने भी स्पेनिश में ही रिप्लाई किया, वह सूटेबल है या नहीं इससे कोई मैटर नहीं है जब तक वह अप्रोप्रिएट है। उन दोनों को लगा कि मुझे ये लैंग्वेज समझ नहीं आती। वे इस बात से अनअवेयर थे कि पिछले साल जब मुझे पता चला था कि उसे स्पेनिश आती है तो मैंने इसे बहुत डिलीजेंटली स्टडी किया था। शाओ चुआन के क्लासरूम के अंदर जाने के बाद लियू रशवान ने आखिरकार अपनी गेज मेरी तरफ की। उसका टोन अभी भी पूरी तरह से बिना किसी वॉर्मथ के था। मुझे अभी स्टडी करना है, प्लीज यहाँ मेरा वेट करो। ये सेंटेंस ऐसा लगा जैसे वो किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही हो। मेरा थ्रोट पूरी तरह ड्राई था। उसके मीटिंग रूम के अंदर जाने के बाद मेरे हार्ट के सारे रोजेस मुरझा गए, बिल्कुल इस फीलिंग की तरह जो मेरे और लियू रशवान के बीच थी। ये सब मेरी अपनी फोर्सड विलिंगनेस पर टिका था। 5 साल का मेरा स्टबर्न होना आखिरकार पूरी तरह वेस्ट गया। मैंने अपने फेस से रेन वाटर पोंछा और उस बुके को, जिसे मैं दे नहीं पाया था, पास के एक नॉन रिसाइक्लेबल ट्रैश कैन में फेंक दिया। मेरा इरादा तुरंत वापस अपने कंट्री जाने का था, लेकिन मैंने आखिरकार वेट करने का डिसीजन लिया ताकि उससे मिलकर सब कुछ क्लियर कर सकूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वेट पूरे 2 आवर्स तक चलेगा। जब लास्ट लेसन खत्म हुआ तो मैं लियू रशवान के पीछे पीछे इंग्लैंड में उसके रेसिडेंस पर गया। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया गया एक सिंगल फैमिली अपार्टमेंट था। घर बहुत ही ब्राइट और साफ सुथरा था। उस मोमेंट लियू रशवान ने मुझे एक नई पेयर ऑफ स्लीपर्स दी। मैंने शू कैबिनेट की तरफ देखा तो वहां एक और पेयर ऑफ स्लीपर्स रखी थी जो साफ तौर पर किसी के द्वारा पहनी गई थी। उस स्लीपर्स का पैटर्न उसी वुमेन पेयर से मैच कर रहा था जो उसने खुद पहन रखी थी। वे साफ तौर पर एक मैचिंग कपल सेट थे। मैंने ऑनलाइन कुछ पर्सनल आइटम्स खरीदे हैं, वे जल्द ही आ जाएंगे। तुम अभी बैठकर रेस्ट करो, लियू रशवान ने कहा। तुमने शायद अभी तक डिनर नहीं किया है ना? मैं तुम्हारे लिए नूडल्स का एक बाउल बना देती हूँ। वो मेरे प्रति हमेशा उतनी ही फॉर्मल और दूर रहती थी। रिसर्च इंस्टीट्यूट के अपने कोलीग्स के मुकाबले उसका एटीट्यूड मेरे लिए और भी ज्यादा कोल्ड था। इस लंबी जर्नी ने मुझे पूरी तरह थका दिया था। मैं लिविंग रूम के सोफा पर थोड़ा रेस्ट करने बैठा और तभी अचानक लियू रशवान के फोन की स्क्रीन लाइट अप हुई। इतने पास होने की वजह से मेरी नजर पड़ गई और मैंने देखा कि भेजने वाले का नाम शाओ चुआन था। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन मैंने कभी लियू रशवान का फोन सीक्रेटली नहीं देखा था। पर इस मोमेंट में खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उसे उठा लिया। टेक्स्ट में लिखा था, काश उसने मुझे जल्दी ढूंढ लिया होता। इससे भी ज्यादा, जो पर्सन अभी उसके बगल में बैठा है, क्या वह वही है? इस टेक्स्ट को देखकर मुझे पूरी तरह सर्टेन हो गया कि शाओ चुआन ही लियू रशवान का एक्स बॉयफ्रेंड था। हालांकि वह मैसेज जल्दी ही गायब हो गया क्योंकि फोन अनलॉक नहीं था, लेकिन जो चीज मेरी आंखों के सामने तुरंत आई वह था लियू रशवान के फोन का वॉलपेपर। वह शाओ चुआन की ग्रेजुएशन गाउन वाली एक पुरानी पिक्चर थी। मेरी वाइफ के फोन का वॉलपेपर पिछले पूरे 1 साल से उसके एक्स बॉयफ्रेंड की पिक्चर थी। इस मोमेंट मुझे एहसास हुआ कि लियू रशवान की वर्ल्ड में मेरी क्या वैल्यू थी। किचन से बर्तनों की आवाज आई। मैंने फोन स्क्रीन ऑफ की और उसे उसकी जगह रख दिया। सब कुछ नॉर्मल होने का नाटक करते हुए मैं किचन काउंटर की तरफ बढ़ा। लियू रशवान को मेरे अंदर कुछ भी अलग नोटिस नहीं हुआ। उसने बस मुझे चॉपस्टिक्स थमा दी। ट्राई करो, अगर अच्छा न लगे तो जबरदस्ती मत खाना। मैंने चॉपस्टिक्स ली
और बिना उसकी तरफ देखे धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे और शाओ चुआन के बीच एग्जैक्टली क्या हुआ था? लियू रशवान का रिएक्शन बहुत ही काल्म था। शाओ चुआन मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, हम 8 साल तक साथ थे, हमारी शादी होने ही वाली थी, लेकिन बाद में हमारी लाइफ के व्यूज मैच नहीं हुए, हमें ब्रेकअप करना पड़ा क्योंकि वो विदेश में अपना करियर बनाना चाहता था और मैंने अपने देश में ही रुकने का चॉइस लिया। उसका टोन बहुत जेंटल लग रहा था, लेकिन मैंने उसकी आवाज में एक हल्का सा ट्रेमर नोटिस किया। मैंने नूडल्स खाना जारी रखा और उस पर थोड़ा प्रेशर डाला। क्या सिर्फ इतना ही है? लियू रशवान पूरी तरह साइलेंट हो गई। उस रात हम एक ही बेड पर लेटे थे, दोनों अपने ही ख्यालों में खोए हुए बेड के अपोजिट साइड्स पर थे। उस मोमेंट लियू रशवान ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। इससे पहले जब हम अपने घर पर साथ सोते थे, भले ही हम एक ही बेड पर होते थे, जब भी मैं उसे टच करने की कोशिश करता वो मुझे अवॉइड करती थी। ये पहली बार था जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे लगा कि वो आज की बात को लेकर कुछ एक्सप्लेन करेगी, लेकिन उसने कहा, ब्रदर शू, मैंने यहाँ परमानेंटली रुकने का डिसीजन लिया है। मेरा हाथ तुरंत ठंडा पड़ गया। इंग्लैंड आने से पहले उसने कहा था कि ये एक शॉर्ट टर्म ट्रिप है और फिर वह हर वीक अपना रुकना आगे बढ़ाती गई। इस बीच मैं अपने देश में रहकर उसके पेरेंट्स की देखभाल कर रहा था। मुझे लगा था कि वह आखिरकार वापस आएगी। अब उसने एक तरफा अनाउंस कर दिया कि वह हमेशा के लिए यहाँ रुकना चाहती है। मैं अच्छे से समझ गया कि वह मेरे लिए यहाँ नहीं रुक रही है और मैं इस मोमेंट उसे अपनी तरफ खींचने में और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैंने धीरे से अपना मुंह खोला, ये भी ठीक है, यहाँ रेन बहुत होती है, आगे अपना ध्यान रखना। लियू रशवान को इस बात का सरप्राइज हुआ कि मैं इतनी आसानी से मान गया। उसने मेरा हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ा। थैंक यू, गुड बाय। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। अपनी आंखें बंद करके मैंने अपना फाइनल डिसीजन लिया और चुपचाप वहां से निकल गया। एक्चुअली मुझे इस जगह से सख्त नफरत थी। मैंने उससे पहले भी कहा था कि मुझे रेन से नफरत है। रात के सन्नाटे में लियू रशवान का फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। मुझे पता था कि यह शाओ चुआन का मैसेज था। पता नहीं कितना टाइम बीता, लेकिन लियू रशवान धीरे से उठकर बैठ गई। उसने अपनी वॉइस धीमी करके कहा, शाओ चुआन ने एक बार अपनी एक्स वाइफ को एक रेनी नाइट में चीट करते हुए पकड़ा था, इसलिए अब वो ठंडर से बहुत डरता है। मुझे उसके पास जाकर रुकना होगा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मैंने सोने का नाटक किया, लेकिन मैं अपने हार्ट में सब अच्छे से जानता था, इस बार मैं उसके वापस आने का वेट नहीं करूंगा। लियू रशवान के जाने के बाद मैं उठकर बैठा, अपना फोन लिया और सुबह 4 बजे की एक फ्लाइट बुक कर ली। ये मेरे घर वापस जाने की फ्लाइट थी। मैंने बेड से उठकर अपने बैग से 5 बहुत ही खूबसूरती से रैप किए हुए गिफ्ट बॉक्सेस निकाले। हर एक बॉक्स पर एक स्पेसिफिक डेट लिखी हुई थी। मैंने उन्हें टेबल पर अच्छे से अरेंज कर दिया। मैंने लियू रशवान को स्पेनिश में एक वॉइस मैसेज सेंड किया, डॉक्टर लियू, मैं जानता हूं कि तुम जिससे सच्चा प्यार करती हो वह शाओ चुआन है और मैंने उसका भेजा हुआ मैसेज देख लिया है। मैं समझ गया हूं कि तुमने मेरे साथ रुकने का डिसीजन सिर्फ उसके लिए लिया था। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था ताकि तुम्हारे यूथ के साल वेस्ट ना होते। ये बॉक्स तुम्हारे लिए मेरा बर्थडे गिफ्ट है। प्लीज हर दिन एक बॉक्स ओपन करना, 5वें दिन इसके अंदर तुम्हारे लिए मेरा आखिरी सरप्राइज है। ये कहकर मैंने सेंड प्रेस कर दिया। 10 घंटे बाद प्लेन कैपिटल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। लियू रशवान ने सिर्फ एक शॉर्ट मैसेज रिप्लाई किया था, जो कुछ भी है मेरे वापस आने तक का वेट करो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस अपनी वो स्माइली फेस वाली रिंग, जिसे मैंने 5 साल से पहन रखा था, उतारी और एयरपोर्ट के ट्रैश कैन में फेंक दी। घर वापस पहुंचने पर मेरी वाइफ के पेरेंट्स मेन गेट पर ही वेट कर रहे थे। लियू रशवान के डॉक्टर होने की वजह से उसका काम बहुत बिजी रहता था, इसलिए मैं ही हमेशा उसकी सेवा में लगा रहता था। उसके फादर को डायबिटीज थी और हर बार मैं ही उन्हें दवा दिलाने, डॉक्टर के पास ले जाने और उनके तीनों टाइम के मील्स रेडी करने के लिए दौड़ता रहता था। पिछले साल उसकी मदर बाथरूम में फिसल गई और उनकी बोन फ्रैक्चर हो गई। मैंने खुद उनकी पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखा। 3 महीने तक मैंने बहुत ही पेशेंटली उनकी केयर की, जिसकी वजह से मेरा खुद का काफी वेट लॉस हो गया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनकी नजरों में मैं एक बेकार इंसान था, जो उनकी बेटी के लायक नहीं था। मेरे पैर अंदर रखने से पहले ही उनका चिल्लाना शुरू हो गया, तुम इतने दिनों से गायब थे, क्या तुम हमें भूखा मारना चाहते हो? और वैसे भी तुम्हारा काम इतना बिजी रहता है, तो तुम उसे वहां परेशान करने क्यों गए थे? अगर तुमने उसके इंपॉर्टेंट काम में इंटरफेयर किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। लियू रशवान के पेरेंट्स मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैं पहले की तरह अपनी पूंछ हिलाते हुए माफी मांगूंगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मैंने लियू रशवान से डिवोर्स लेने का डिसीजन ले लिया था। इसलिए अब मुझे उनके सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने अपना सूटकेस घसीटा और सीधे घर के अंदर चला गया। मैं बस अपना सामान पैक करके इस घुटन भरी जगह से निकलना चाहता था। मेरी मदर इन लॉ ने जब देखा कि मैं उन्हें इग्नोर कर रहा हूं, तो उन्होंने मेरा सूटकेस हटा दिया और चिल्लाई, हम बाहर तुम्हारा वेलकम करने आए हैं और तुम किसे यह चेहरा दिखा रहे हो? उनके इस बर्ताव पर मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, अगर तमीज से बात करना आता है तो करो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। कौन चाहता था कि आप बाहर मेरा वेलकम करने आए? क्या आपने मुझसे पूछा था? वे गुस्से से कांपने लगी। उनकी उंगलियां मेरे चेहरे की तरफ थीं, जैसे वे बेहोश होने वाली हों। लियू जुआन ने बीच में टोकते हुए गुस्से में कहा, ये कैसा एटीट्यूड है? तुम्हें बड़ों से इस तरह बात करने की परमिशन किसने दी? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया? इन वर्ड्स ने मेरे हार्ट पर एक गहरा वार किया। ये सच है कि लोगों का प्रेजुडिस इतनी आसानी से चेंज नहीं होता। मैंने जितने भी साल मेहनत की, वो उनकी नजरों में सिर्फ एक जोक था। ये सोचकर मैंने अपना सूटकेस जमीन पर पटका और जोर से चिल्लाया, क्या आप जानते हैं कि लियू रशवान से शादी के बाद मेरी लाइफ कैसी रही है? मैंने सिर्फ कपड़े धोए और खाना बनाया और बदले में मुझे हमेशा डांट और ह्यूमिलिएशन मिला। एक छोटी सी गलती पर मुझे खाना तक नहीं मिलता था।
मैंने अपनी सारी भड़ास बाहर निकाल दी। उसी शाम लियू रशवान ने सबसे पहली फ्लाइट ली और अगली सुबह वह घर पहुंच गई। लियू जीवान और उसकी मदर दोनों लिविंग रूम में बैठे थे। वहां का माहौल बहुत टेंस था। लियू रशवान का चेहरा हमेशा की तरह कोल्ड था। उसने काल्मली कहा, ब्रदर शू, तुम किस बात पर इतना तमाशा कर रहे हो? शाओचुआन की एक्स वाइफ को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और उसका अफेयर चल रहा है। मैं सिर्फ उसके लिए चिंतित थी, इसलिए रुकी। जहां तक फोन वॉलपेपर की बात है, मैं हमेशा से इसी को यूज कर रही हूँ। मैंने इसे कभी चेंज नहीं किया। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं इसे चेंज करके तुम्हारी पिक्चर लगा सकती हूँ। उसके इस वैसिव एक्सप्लेनेशन को सुनकर मैं बहुत थक चुका था। वो ऐसा दिखा रही थी जैसे वो मेरे आगे झुक रही है, लेकिन असल में उससे लग रहा था कि मैं एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा हूँ। लेकिन एक शादी को खत्म करने के लिए हजारों छोटी छोटी चीजें ही काफी होती हैं। मैंने अपनी गेज नीचे की और धीरे से कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए थोड़ी भी फीलिंग्स बची हैं तो कल सुबह डिवोर्स पेपर साइन करने चलते हैं। लियू रशवान एक मोमेंट के लिए हेसिटेट हुई। उसी वक्त दूर खड़ी उसकी कार से शाओचुआन की आवाज आई, रशवान, क्या तुम दोनों की बात खत्म हो गई? मैंने देखा कि शाओचुआन कार से बाहर आया। उसके माथे पर एक बैंडेज थी और गाल पर खून का निशान था। लियू रशवान ने तुरंत एक्सप्लेन किया, कल शाओचुआन की एक्स वाइफ जेल से बेल पर बाहर आ गई। उनके बीच फाइट हुई। मैं उसे अकेला छोड़ने से डर रही थी, इसलिए अपने साथ ले आई। कार के पास खड़े शाओचुआन और अपने सामने खड़ी लियू रशवान को देखकर मैं सब कुछ समझ गया। मैंने उससे काल्मली कहा, कल सुबह 9 बजे मुझे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के गेट पर मिलना। अगले दिन ऑफिस की विंडो पर लियू रशवान ने बहुत ही काल्मली पूछा, हमारा डिवोर्स हो रहा है, अब हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। वो पूरी तरह सर्टेन थी कि मैं सच में डिवोर्स नहीं चाहता, वरना वह इतनी शांत नहीं होती। उसे कोई डर नहीं था, जबकि मैंने लियू रशवान को पूरे 6 साल तक प्यार किया था। उसकी एक बात से मैं उसकी सारी फीलिंग्स समझ सकता था। मैंने सिर्फ एक हूं कहा और तुरंत डिवोर्स एग्रीमेंट पर अपना नाम साइन कर दिया। लियू रशवान साफ तौर पर स्टंड रह गई। बिना किसी हेजिटेशन के मैंने पेपर साइन किए। ये प्रोसेस सिर्फ 1 घंटे में खत्म हो गया। जब मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो के गेट से बाहर आया तो मेरे हाथ में वो पतला सा डिवोर्स सर्टिफिकेट था। मुझे ऐसा लगा जैसे कई जन्म बीत चुके हों। लियू रशवान ने मुझसे पूछा, तुम अब कहाँ जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तभी शाओचुआन सीधे मेरे पास आया, रशवान, मुझे थोड़ा अनवेल फील हो रहा है, चलो घर चलते हैं। लियू रशवान थोड़ी हेसिटेट दिखी। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने सीधे कहा, इसे घर ले जाओ, मैं खुद टैक्सी ले लूंगा। 5 साल की शादी में मैं हमेशा अकेला ही चला हूं और अब जब हमारा डिवोर्स हो चुका है तो मुझे उसकी कंपनी की कोई जरूरत नहीं है। मैं मुड़कर जाने ही वाला था कि लियू रशवान ने अनकॉन्शियसली मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या कुछ और बात है? लियू रशवान एक मोमेंट के लिए रुकी। मैंने सिर हिलाया। जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, उसकी नजर मेरी खाली फिंगर पर पड़ी। वह वहीं जम गई। मैंने अपनी एंगेजमेंट के बाद से कभी अपनी वेडिंग रिंग नहीं उतारी थी, यहाँ तक कि शावर लेते वक्त भी नहीं। वह कुछ पूछने ही वाली थी कि शाओचुआन पास आया। टीचर लू, आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू। रशवान और मैं जल्द ही आपके साथ गुड न्यूज शेयर करेंगे और हम उसके पेरेंट्स को भी साथ लाएंगे। मैंने हंसते हुए रिप्लाई किया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि एक बार खाना खाकर फिर तमाशा करूंगा। उसकी हैरान नजरों के बीच मैं बिना पीछे मुड़े टैक्सी में बैठ गया और लियू रशवान की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। टैक्सी में बैठकर मैंने लियू रशवान की सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी और अपने होम टाउन जाकर एक नई लाइफ स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। 5 साल बीत गए और कैपिटल सिटी पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। जब मैं सिटी के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहा था तभी एक मिडिल एज मैन ने मुझे आवाज दी। वे अंकल ली थे। मैं एक मोमेंट के लिए स्टंट रह गया कि 5 साल बाद भी वह अंकल जो कन्वीनियंस स्टोर चलाते थे अभी भी वैसे ही एनर्जेटिक और हेल्दी थे। उनके बाल अब थोड़े ग्रे हो चुके थे। अंकल ली ने पूरी तरह अविश्वास के साथ मुझसे पूछा, तुम इतने सालों से कहाँ थे? एक लड़की यहाँ लगातार आकर तुम्हारे बारे में पूछती थी। ऐसा लगता है वह तुम्हारे ही हाई स्कूल में पढ़ती थी। वह सालों से तुम्हारे बारे में पूछ रही है। ये सुनकर मेरा हार्ट अचानक टाइट हो गया। मैंने तुरंत पूछा, क्या वह एक ओवल फेस और लॉन्ग हेयर वाली लड़की थी? हाँ, ऐसा ही लगता है। वह लगभग 4 साल से पूछ रही थी। बाद में उस एरिया को क्लियर करके पार्क बना दिया गया और अंकल ने उसे फिर कभी नहीं देखा। वह हमेशा पूछती थी कि मैं कहाँ गया हूँ। अंकल ली ने जब ऊपर देखा तो पाया कि मैं वहां से जा चुका था। मैं अपनी पूरी ताकत से आगे की तरफ दौड़ रहा था। मेरे माइंड में उस लड़की की इमेज फ्लैश हो रही थी जो सालों पहले मेरे सामने हमेशा ब्राइटली स्माइल करती थी। कई लोगों से रास्ता पूछने के बाद मैंने आखिरकार उसका घर ढूंढ लिया। नीचे खड़े होकर मैंने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन जब डोर ओपन हुआ तो सामने वो लड़की नहीं बल्कि एक अजनबी बूढ़ी औरत थी। उसने बताया कि वे लोग बहुत पहले ही शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन वह लड़की कुछ बार वापस आई थी और हमेशा पूछती थी कि क्या कोई लंबा पतला यंग मैन उसे ढूंढते हुए आया है। यह सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई और मैं अकेला उस स्ट्रीट पर घूमने लगा। तभी अचानक एक आवाज गूंजी जिसने मुझे चौंका दिया। मैंने तुरंत उस वॉइस को पहचान लिया और उस तरफ देखा। सामने के शॉपिंग मॉल की आउटर वॉल पर एक बड़ा स्क्रीन लगा था जिस पर एक इंटरव्यू चल रहा था। थिएमी ग्रुप की सबसे यंग फीमेल सीईओ कियाओ लोंग्यू के उस चेहरे को देखकर मेरा हार्ट पूरी तरह उथल पुथल हो गया। लेकिन मैं जल्दी ही काल्म हो गया। आज की कियाओ लोंग्यू अब वो पहले जैसी छोटी बच्ची नहीं थी और वैसे भी मैंने ही उसे उस वक्त अकेला छोड़ा था। शायद वो अब मुझसे प्यार नहीं करती होगी। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक मेरे कदम रुक गए।
और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, वही पर्सन जिसे मैं सबसे ज्यादा देखना चाहता था नदी के दूसरी तरफ पुल पार कर रही थी। हालांकि उसका लुक पहले जैसा नहीं था, फिर भी मैंने उसे पहली ही नजर में पहचान लिया। मैं हेसिटेट हो रहा था कि आगे बढ़कर बात करूं या नहीं। तभी कियाओ लोंग्यू को कुछ एहसास हुआ और उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी शांत आंखों में अचानक एक जबरदस्त शॉक था। वह अचानक रुक गई, उसके लिप्स खुले के खुले रह गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कियाओ लोंग्यू, मैंने आखिरकार जोर से चिल्लाकर आवाज दी। कियाओ लोंग्यू, क्या ये तुम हो? इसके बाद मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया और पुल की दूसरी तरफ दौड़ पड़ा, इस डर से कि कहीं वो फिर से मेरी नजरों से ओझल न हो जाए। मैं हाथे हुए उसके पास जाकर रुका। उस मोमेंट मेरी सांसें जैसे थम सी गईं। ये फीलिंग एक लंबे सेपरेशन के बाद की थी, जो अजीब भी थी और जानी पहचानी भी, जिसमें थोड़ा डर भी था और बहुत सारी खुशी भी। मेरे पास कहने के लिए हजारों चीजें थीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करूं। तभी कियाओ लोंग्यू भी अपने सरप्राइज से बाहर आई। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बहुत ही जेंटली कहा, चलो घर चलते हैं। रात के 8:40 बज रहे थे और रोड पर ट्रैफिक अभी भी बहुत बिजी था। अपार्टमेंट की पार्किंग में कार रोकने के बाद कियाओ लोंग्यू ने चाबी निकाली। हम पहुंच गए, मैं अब यहीं रहती हूँ, कार से बाहर आओ। जैसे ही मैं बाहर आया, उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि अगले ही सेकंड में फिर कहीं गायब हो जाऊंगा। उस रात हमने पूरी रात बातें की। मैंने उसे पिछले सालों के अपने सारे एक्सपीरियंस और लियू रशुआन के साथ जो कुछ भी हुआ सब बताया। वह मेरी बातें सुनकर रो पड़ी। उसने डिसीजन लिया कि वो 1 साल का लीव लेगी और मेरे साथ हर जगह ट्रैवल करेगी, ताकि मैं अपने पास्ट के भूतों से पूरी तरह बाहर आ सकूं। हमने साथ में बहुत ही हैप्पी टाइम स्पेंड किया। मैंने अपने हॉबीज को फिर से ढूंढ लिया और एक स्कूल में टीचर की तरह काम करने लगा। जब मुझे लगा कि लाइफ अब शांति से कटेगी, तभी एक पर्सन के आने से मैं फिर से उसी अंधेरे में खींचा चला गया। उस दिन स्कूल के बाद जैसे ही मैं गेट से बाहर आया, मैंने रोड के दूसरी तरफ एक ऐसे पर्सन को देखा जिसे मैंने 6 महीने से नहीं देखा था। लियू रशुआन बहुत पतली हो चुकी थी। हमारी आंखें मिली और उसने अपनी उंगलियों के बीच पकड़ी सिगरेट को तुरंत बुझा दिया। स्कूल गेट पर बहुत भीड़ थी। वो भीड़ को चीरती हुई मेरे पास आई और बोली, यान्सी, मुझे रिग्रेट है। मैंने उसके पीले पड़ चुके गालों को देखा। मैं एक मोमेंट के लिए स्टार्टल हो गया। वो काफी चेंज लग रही थी। हालांकि उसने अभी भी वही व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी और उसकी आंखों में वही कोल्ड लुक था, लेकिन अब मैं उसके लिए इमोशनल नहीं होने वाला था। उसकी सीरियस आंखों को देखकर मैंने पूछा, तुम्हें किस बात का रिग्रेट है? उसने धीरे से कहा, क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? ये सुनकर मैंने मजबूती से अपना सिर हिला दिया। मेरे जवाब में नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरे इस डिसीसिव रिफ्यूजल से वो थोड़ी हैरान दिखी। फिर उसने अपने लिप्स भींचे और उसकी आंखें थोड़ी सॉफ्ट हुई। तो फिर मैं तुम्हें एक मील ट्रीट करती हूँ। मैंने मना नहीं किया। हमने स्कूल के पास का ही एक कैजुअल रेस्टोरेंट चुना। मुझे उम्मीद थी कि वो किसी अपस्केल जगह जाने को कहेगी, क्योंकि उसने पहले कभी रोड साइड ढाबों में कदम नहीं रखा था। एक डॉक्टर होने के नाते उसे हमेशा लगता था कि बाहर का खाना हाइजीनिक नहीं होता, लेकिन उसने कोई ओपिनियन नहीं दिया और चुपचाप विंडो के पास वाली सीट पर बैठ गई। मैंने वेटर से मेन्यू लिया और अपनी पसंद की डिशेस ऑर्डर कर दी। ऑर्डर करने के बाद मैंने मेन्यू उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हें जो खाना है ऑर्डर कर लो। वो हैरान रह गई, क्योंकि पहले मैं हमेशा उसकी पसंद का ध्यान रखता था। उसने सिर्फ कुछ लाइट वेजिटेबल डिशेस ऑर्डर की। रेस्टोरेंट में बहुत शोर था। हमारे बगल में एक यंग कपल बैठा था, जहां लड़की बहुत ही केयरफुली लड़के के लिए स्पून और चॉपस्टिक्स को गर्म पानी से साफ कर रही थी। तभी मैंने देखा कि लियू रशुआन ने मेरे बर्तन उठाए और केतली से गर्म पानी डालकर उन्हें साफ करने लगी। वो ये बहुत ही अक्वर्डली कर रही थी। मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ। गर्म पानी की वजह से उसकी उंगलियां थोड़ी रेड हो चुकी थीं। उसने बर्तन मुझे वापस दिए। उसका कोल्ड फेस अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। मैंने कहा, एक्चुअली तुम्हें मेरा इस तरह केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अब सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं। हमें अपनी अपनी लाइफ से मतलब रखना चाहिए। उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, बल्कि बोली, डिवोर्स के इन 6 महीनों में मैंने बहुत सोचा है। पहले मैंने एक पार्टनर के तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं की। आई एम सॉरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कहेगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कोई प्रेशर ना लूं। मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट का लॉन्ग टर्म ट्रांसफर ऑफर डिक्लाइन कर दिया है और अब मैं इसी कंट्री में अपना करियर डेवलप करूंगी। मेरे पेरेंट्स को भी यही एनवायरनमेंट पसंद है। इसके अलावा वहां हमेशा रेन होती रहती है, जो ना तो तुम्हें पसंद थी और ना ही मुझे। ये सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अपोलोजेटिक लुक था। उसने मुझे मेरी ही पुरानी बात याद दिलाई थी कि मुझे उस रेनी सिटी से नफरत थी, जहां वह शाओ छुआन के लिए 1 साल रुकी थी। उसकी इस बात से मेरा एपेटाइट खत्म हो गया और वो लंच जल्दी ही एंड हो गया। रेस्टोरेंट के बाहर उसने मुझसे धीरे से पूछा, अगर हम ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं तो क्या तुम मुझे अनब्लॉक कर सकते हो? मैंने कुछ सेकंड्स के बाद फ्रैंकली रिप्लाई किया, जब तक तुम पैचअप की बात नहीं करोगी और मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगी तब तक ठीक है। उसने नोट किया और कहा, ओके। अगले दिन उठने से पहले मेरे फोन पर एक अनरीड मैसेज था। शाओ छुआन ने अपनी आइडेंटिटी बताते हुए मुझे एक कॉफी शॉप में मिलने बुलाया था। शाम 5 बजे मैं वहां टाइम पर पहुंच गया। मेरे सामने बैठा शाओ छुआन अब पहले जैसा रिफाइंड नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। उसने बात शुरू की, मिस्टर लू, मैं जानता हूं कि लियू रशुआन पिछले कुछ दिनों से तुम्हें ढूंढ रही है। क्या तुम अपनी कही बातें भूलकर उसके साथ फिर से पैचअप करने का प्लान कर रहे हो? इस सवाल को सुनकर मैंने थोड़ा फ्राउन किया। शाओ छुआन, तुम किस बेसिस पर मुझसे ये पूछ रहे हो? मैं पहले उसका लीगल हस्बैंड था। तुम्हारा बिहेवियर एक थर्ड पार्टी जैसा ही था। पहले मैंने अपनी शादी बचाने के लिए तुमसे बहस नहीं की, लेकिन अब तुम मेरे सामने आकर हाई एंड माइटी एक्ट कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत सीधा हूं? शाओ छुआन ने उम्मीद नहीं की थी कि डिवोर्स के बाद मैं ऐसा हो जाऊंगा। उसने गुस्से में कहा,
तुम किस बेसिस पर मुझे थर्ड पार्टी बोल रहे हो? तुम्हारी शादी तो शुरू से ही सिर्फ नाम की थी ना। वो अपनी ही ह्यूमिलिएशन करवा रहा था क्योंकि वो जानता था कि लियू रशुआन मुझसे ही प्यार करती थी। वह अचानक उठा और उसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी लियू रशुआन ने आकर उसका हाथ बीच में ही ब्लॉक कर दिया। उसने शाओ चुआन को कोल्डली देखा। तुम यान्सी को यहाँ से निकालना चाहते हो? शाओ चुआन चिल्लाया। अगर मैंने इस पर हाथ उठाया तो क्या हुआ? ये तो तुम्हारी लाइफ का सिर्फ एक सेकंड चॉइस था, एक टेम्पररी अरेंजमेंट, और अब तुम इस टेम्पररी पर्सन के लिए हर्ट हो रही हो। तभी एक जबरदस्त स्लैप की आवाज ने शाओ चुआन के वर्ड्स को बीच में ही रोक दिया। पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। शाओ चुआन अपने गाल को पकड़कर अविश्वास से देखने लगा। रशुआन, तुमने इसके लिए सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया? लियू रशुआन ने थकी हुई आवाज में कहा। शाओ चुआन, मैं पिछले 1 साल से तुम्हारे साथ थी, लेकिन प्लीज अपना गुस्सा यान्सी पर मत निकालो। यान्सी, तुम जाओ, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। मैं जाने ही वाला था कि शाओ चुआन चिल्लाया। तुम नहीं जा सकते। यान्सी, मुझे बस एक बात का जवाब दो, क्या तुमने रशुआन को पूरी तरह छोड़ दिया है? क्या तुम अब उससे प्यार नहीं करते? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, शाओ चुआन, अगर तुमने मुझे दोबारा हैरेस करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। भले ही तुमने अपनी नेशनलिटी चेंज कर ली हो, फिर भी तुम्हें कुछ दिनों के लिए डिटेन किया जा सकता है। ये कहकर मैं वहां से निकल गया। लियू रशुआन ने शाओ चुआन से सीरियसली कहा, शाओ चुआन, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यान्सी मुझसे प्यार करता है या नहीं। हमारे बीच अब सब कुछ इम्पॉसिबल है। हमारे यूथ के जो भी रिग्रेट्स थे वे यहीं एंड होते हैं। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के खत्म होने के 3 दिन बाद एक ग्रैंड होटल में मेरी और कियाओ लोंग्यू की शादी पूरे पाना के मुताबिक बहुत ही धूमधाम से हुई। सबके ब्लेसिंग्स के बीच चारों तरफ फ्लावर्स की बारिश हो रही थी। मैंने अपनी ब्राइड का व्हाइट वेल उठाया और बहुत ही रिस्पेक्ट और सोलेमनिटी के साथ उसे किस किया। हमारी वो खुशी जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था अब हमारे हाथों में थी। ये लियू रशुआन का सेल्फ रिफ्लेक्शन था जो उसने मेरी और कियाओ लोंग्यू की शादी के दिन महसूस किया था। एक्चुअली वह भी वहां एक फेक नाम से आई थी और उसने 350 मिलियन का वेडिंग गिफ्ट सेंड किया था। वो उसकी लाइफ में पहली बार था जब उसने सच में रिग्रेट फील किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई सालों तक वह अकेली ही रही और अक्सर मेरे सपने देखती थी, एक ऐसे मैन के सपने जिसकी आंखों और दिल में सिर्फ वही थी। मुझसे अलग होने के 10 साल बाद उसकी मौत हो गई। उसे एक इनक्यूरेबल कैंसर था। उसके फ्यूनरल के दिन जब उसकी बॉडी को क्रिमेटोरियम ले जाया जा रहा था और उसके पेरेंट्स रो रहे थे, तब मैं भी वहां पहुंचा। मैंने उसकी ग्रेव के पास जाकर एक व्हाइट क्राइसेंथेमम फ्लावर रखा और धीरे से कहा, लियू रशुआन, रेस्ट इन पीस।